तुम लोगों को ये टॉपिक बहुत डिटेल में मैंने ही पढ़ाया था, तो आई होप कि मुझे अच्छा रिस्पांस मिलेगा आज। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहले, a patient, she is 50-year-old female patient, came to OPD with gingival enlargement in the anterior mandibular region. Her history revealed that she noticed gingival enlargement and redness without pain approximately 1.5 months ago. Systemic examination and consultations revealed controlled hypertensive and thyroid disorder. Her extraoral examination was unremarkable, and the intraoral examination showed poor oral hygiene and a gingival lesion of 7 into 5 into 5 mm, ये उसका size है, on the facial gingival margin of tooth number 41. अब मुझे तुम लोग ये बताओ, ये पूरा एक सिनेरियो तुम लोगों के पास आया है, इसके अंदर कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें ग्रास्प करनी है, जो इम्पोर्टेंट है, जो हमें इस पेशेंट को ट्रीट करने में हेल्प करेंगी? क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं? पुअर ओरल हाइजीन, वेरी गुड महानूर। और बताओ, और क्या क्या ऐसी चीजें हैं? डायमीटर, साइज, लेजन का साइज, बिल्कुल। उसकी डिजीजेस, बिल्कुल सही, उसको थायराइड डिसऑर्डर है, उसको हाइपरटेंशन, लेकिन कंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है। टूथ नंबर, वेरी गुड, ड्यूरेशन 1.5 months। और सोचो और क्या क्या हो सकता है। लाइक व्हाट, 32 स्टूडेंट्स है राइट नाउ। एक्स्ट्रा ओरल एग्जामिनेशन, एक्स्ट्रा ओरल एग्जामिनेशन में तो कुछ भी नहीं मिला हमें। एज ऑफ द पेशेंट, रेडनेस, आउट पेन, वेरी गुड, पेशेंट को पेन नहीं है, उसको सिर्फ एक इनलार्जमेंट का इशू है। सही, चलो। उसकी एज और उसका जो इनलार्जमेंट की साइट क्या है, किस जगह के ऊपर इनलार्जमेंट हमें मिल रही है। उसके अलावा वो विदाउट सिम्टम आई है, उसको कोई पेन, कोई तकलीफ कुछ भी नहीं है, उसको सिर्फ उसके गम्स हैं वो इनलार्ज्ड, स्वेल्ड अप लग रहे हैं। ठीक है। और उसने क्या नोटिस किया है, उसको 1.5 months अगो, 1 डेढ़ महीना तकरीबन हो गया है उसको इस इनलार्जमेंट के साथ रहते हुए। उसको डिजीजेस कौन सी हैं? तो हाइपरटेंशन विच इज कंट्रोल्ड, दैट इज अ गुड पॉइंट, क्योंकि हाइपरटेंशन उसको है लेकिन वो कंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है। उसके अलावा उसको थायराइड डिसऑर्डर है। उसकी पुअर ओरल हाइजीन है। उसका जो वो लेजन है, उसका साइट उन्होंने स्पेसिफाई कर दी, पहले एंटीरियर मैंडिबुलर रीजन उन्होंने जगह बता दी, उसके बाद उस एंटीरियर मैंडिबुलर रीजन के टूथ नंबर 4 में, 4-1 कौन सा टूथ नंबर होता है? समझ में आ रहा है? 4-1 क्वाड्रेंट बना के, जो क्वाड्रेंट नंबर 4 और टूथ नंबर 1 होता है, अभी आगे पिक्चर आएगी उसमें तुम लोगों को समझ आ जाएगा, वो टूथ नंबर है। और उस टूथ नंबर की कौन सी जगह पे? जिंजाइवल मार्जिन पे, फेशियली जो सरफेस है उसके ऊपर हमें लेजन मिल रहा है। ठीक है। ये सारे वो पॉइंट्स है जो हमें हेल्प करेंगे आगे की डायग्नोसिस के अंदर और ट्रीटमेंट के अंदर। वेरी इंसाइजर, ये देखो, ये रहा हमारा दांत, और ये रही वो enlargement. And if you guys notice, it is localized, generalized enlargement नहीं है। ये सिर्फ उसी एक दांत के ऊपर, टूथ नंबर 4-1 को इन्वॉल्व कर रही है, विच इज आर सेंट्रल इंसाइजर। ठीक है। इस दांत को उसने सिर्फ enlargement हुई हुई है, इस वाले दांत के ऊपर कोई enlargement नहीं है, इधर भी कोई enlargement एक्सटेंड नहीं हो रही है। इट इज जस्ट confined टू दिस एरिया। अब मुझे बताओ, इस पेशेंट के अंदर हम और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हम नोट करेंगे?
बेस्ड ऑन दीज थिंग्स हम और क्या क्या चीजें इसके अंदर है जो हमें देखनी चाहिए। एक उसके ये पिक्चर को देखो कि तुम लोगों को ओरली ये नजर आ रहा है, पेशेंट आया है, ठीक है। अब उसका तुम नेक्स्ट ओरल एग्जामिनेशन में और क्या क्या चीजें करोगे। टेंडरनेस, टेंडरनेस से क्या मतलब है? पेन तो नहीं है उसको, वो कह रही है इसके ऊपर कोई पेन नहीं है मुझे। प्लाक एंड कैलकुलस, वेरी गुड, हम प्लाक और कैलकुलस चेक करेंगे। और क्या चेक करेंगे इसमें? वेरी गुड, टूथ मोबिलिटी चेक करेंगे, प्रोबिंग करेंगे, शाबाश, वेरी नाइस। और सोचो और क्या क्या चीजें होंगी। और इसके अलावा हमने ओरली देख लिया, अब इसके बाद हम और क्या क्या टेस्ट करवा सकते हैं, या और क्या क्या फाइंडिंग्स हमें और चाहिए स्पेसिफाई करने के लिए कि ये क्या हो सकता है। शाबाश, रेडियोग्राफ कराएंगे महानूर, वेरी गुड। एक्सरे, बिल्कुल सही बिस्मा। ओपीजी तो नहीं करा, क्योंकि देखो उसको कोई और इशू नहीं है, सारे उसके दांत, ओरल हाइजीन उसकी खराब है, लेकिन जो इन्फ्लेमेशन, सॉरी, जो इनलार्जमेंट है वो सिर्फ एक ही दांत पे है। तो पूरे मुंह को क्यों हम रेडिएशन से एक्सपोजर करें? एक्सरे करवा अच्छा होता है, लेकिन एक्स्ट्रा रेडिएशन देना इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। जरूरत के वक्त आपको कराना पड़ता है, तो हम उसका एक पेरियापाइकल एक्सरे लेकर भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये लोकलाइज्ड फॉर्म पे है। ठीक, हाँ रमशा बिल्कुल सही कह रही है। सबसे पहले हम उसका चेक करेंगे प्लाक। अब प्लाक इंडेक्स कैसे चेक होता है? जिन लोगों की ओपीडी हो गई है उन लोगों को पता होगा कि हम प्लाक इंडेक्स, जंजाइवल इंडेक्स कैसे चेक करते हैं। और जिन लोगों की ओपीडी नहीं भी हुई है उनको भी पता होना चाहिए, क्योंकि बेसिक्स तुम लोगों को पढ़ा दिया गया है इंडेक्सेस के बारे में, सही है। अब या तो 0 होगा, 1, 2, 3, ये लेवल होता है हमारे प्लाक इंडेक्स को चेक करने का, कि वो दांत को इतना कवर कर रहा है। अब ये पिक्चर प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रही है कि अगर 0 पे है तो वहां पर कोई प्लाक नहीं है, 1 पे कितना प्लाक हमें मिलेगा, 1/3, फिर 2/3, फिर ऑलमोस्ट होल ऑफ द टूथ इज कवर्ड 3 के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम मोबिलिटी चेक करेंगे। तुम में से किसी एक ने बताया था कि दांत मोबाइल है कि नहीं मोबाइल है। फिर अगर तो वो मोबाइल होगा दांत, तो उसको हम डोनेट करेंगे कि वो कौन सी ग्रेड ऑफ मोबिलिटी के अंदर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे उसकी पॉकेट। आई डोंट नो किसने बताया था पॉकेट, लेकिन इट वाज अ वेरी गुड। पॉकेट हमें लाजमी चेक करनी है पेशेंट की, कि उसकी किस टाइप की पॉकेट है। अब मुझे तुम लोग ये बताओ कि ऐसे पेशेंट, ये पिक्चर है क्लिनिकली, इस पेशेंट में हमें कौन सी टाइप की पॉकेट मिलेगी? टाइप ऑफ पॉकेट्स तो पता है, हम लोगों को पढ़ा दिया गया है। विच टाइप ऑफ पॉकेट कैन वी फाइंड इन दिस कंडीशन? ओके, उसके और बताओ। और भी बाकी लोग क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं मुझे? टाइप ऑफ पॉकेट बताओ मुझे, कौन सी पॉकेट की टाइप मिलेगी हमें? महानूर और ख्वाला ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। इट इज, रुको मैं बताती हूँ, सूडो पॉकेट। ठीक है, ऐसे पेशेंट्स में हमें मिलेगी सूडो पॉकेट विच इज अ जाइवल पॉकेट। सुप्राबोनी पॉकेट क्या होती है? अभी किसी ने आंसर दिया था सुप्राबोनी पॉकेट। तो सुप्राबोनी पॉकेट स्टार्ट ऑन द बॉटम ऑफ द पॉकेट इज कोरोनल टू द अंडरलाइंग एल्वियर बोन। और जो इंफ्राबोनी पॉकेट होती है, इट इज एट द लेवल एडजेसेंट टू द एल्वियर बोन। तो इसके अंदर जो पहली पिक्चर है ये है हमारी सूडो पॉकेट, ठीक है। दूसरी हमारी पिक्चर है, वो देख लो तुम लोग, जो समझो ये ए है, सेकंड इज बी, एंड देन सी। जो बी है हम, वो हो गया हमारा सुप्राबोनी पॉकेट। इसके अंदर हमें क्या मिलेगा? बोन लॉस कौन सी टाइप का मिलता है?
सुप्राबोनी पॉकेट में और इंफ्राबोनी पॉकेट में। पिक्चर से समझ लोगे यहाँ पर कौन सा टाइप ऑफ लॉस मिल रहा है हमें, बी में और सी में, जल्दी से बताओ। सुप्राबोनी पॉकेट में और इंफ्राबोनी पॉकेट में हमें कौन सा टाइप ऑफ बोन लॉस मिलेगा? जल्दी बताओ। हाँ ये तो सही, एडजेसेंट तो होगा, लेकिन सुप्राबोनी में हमें टाइप ऑफ बोन लॉस मिलेगा कौन सा, और इंफ्राबोनी में हमें कौन सा टाइप ऑफ बोन लॉस मिलेगा? ये देखो, सुप्राबोनी में हमें मिलेगा हॉरिजॉन्टल बोन लॉस, और इंफ्राबोनी पॉकेट में हमें मिलेगा वर्टिकल बोन लॉस। ये हमारा हॉरिजॉन्टल बोन लॉस, ये हमारा वर्टिकल बोन लॉस। ठीक है, ये पिक्चर से समझ में आ रहा है कैसे हमारा हॉरिजॉन्टल बोन लॉस हमें मिल रहा है। इंफ्राबोनी पॉकेट कहां से स्टार्ट होगी? बेस ऑफ द पॉकेट टू द एल्वुलर क्रेस्ट, एंड बेस ऑफ द पॉकेट अपाइकल टू द एल्वुलर क्रेस्ट। कौन सा होगा? इंफ्राबोनी पॉकेट। समझ में आ रही है बात? इस पेशेंट में हमें मिल रहा है सूडो पॉकेट। सो देयर इज वन सूडो पॉकेट एंड द अदर इज ट्रू पॉकेट। सूडो पॉकेट और ट्रू पॉकेट का डिफरेंस लोगों को पता होगा। सूडो पॉकेट क्या होती है? द सल्कस deepened because the gingival enlargement without destruction of the underlying periodontal tissues। और जो ट्रू पॉकेट होती है, it is due to the apical proliferation of the truncal epithelium and destruction of the underlying supportive tissues। इसके अंदर हमें ट्रू पॉकेट में there is destruction of the underlying structures, और इसके अंदर the enlargement is without any destruction of the underlying periodontal structures। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सूडो पॉकेट एंड ट्रू पॉकेट। ठीक है, इस पेन के अंदर हमें मिल रही है सूडो पॉकेट। अब मुझे बताओ, एक्सरे जो किसी ने बताया था मुझे, एक्सरे का किसने बोला था? दो तीन लोगों ने मुझे एक्सरे भी बोला था। एक्सरे के अंदर हमें क्या फाइंडिंग्स मिलेंगी? अगर हम एक्सरे करवा रहे हैं, बिस्ने बोला था और महानूर ने मुझे कहा कि हम इसका एक्सरे भी करवाएंगे, निहाल ने कहा ओजी का। तो बताओ मुझे, एक्सरे के अंदर हम पेरियापाइकल एक्सरे बताया आशा ने, पीटीएल वाइटनिंग, ओके, उसके अलावा देखो, जो जिंजाइवल enlargement है ना, that itself doesn't cause any bone loss, क्योंकि वो सिर्फ हमारा एक जिंजाइवा है और उसकी इन्फ्लेमेशन हो रही है। अगर तो वो किसी वजह से वहां एब्सेस बन जाया है, या कोई और इशू, कोई केरियस लेजन आता है, या कोई और लेजन हो जाता है वहां पर, तब तो हमारा वो बोन लॉस स्टार्ट करवाएगा। लेकिन सेल्फ हमारा, क्योंकि वो एक सॉफ्ट टिश्यू लेजन है और इस पेशेंट के अंदर वो एक सूडो पॉकेट है, अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स को भी डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है, तो हमें जिंजाइवल एनलार्जमेंट के अंदर एक्सरे में कोई फाइंडिंग नहीं मिलेगी। लेकिन इस पेशेंट के अंदर हमें क्या मिलेगा? देखो, सबसे पहले उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने पॉकेटिंग चेक की, 5 mm की पॉकेट थी, and it was a pseudo pocket in the vestibule of tooth number 41। ठीक है, neither bleeding, sorry, neither bleeding or occlusal trauma was detected। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने एक और बात बताई कि उसकी कोई पैरा फंक्शनल हैबिट नहीं थी, और उस पेशेंट का कोई ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट भी नहीं हुआ था। ये तो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तीसरी, हमें उस पेशेंट के अंदर सूडो पॉकेट मिल रही है। उसके बाद जब हमने उसका पेरियापाइकल एक्सरे करवाया, तो हमें रेडियोलुसेंसी मिली कहां पर? एट द सर्वाइकल रीजन ऑफ द सेम टूथ। ठीक है, हमें वो रेडियोलुसेंसी क्यों मिल रही है सर्वाइकल रीजन पे, अभी मैं बताती हूँ। देखो, सर्वाइकल रीजन पे हमें यहाँ पर रेडियोलुसेंसी मिल रही है क्योंकि दांत, टूथ इज इन्फेक्टेड, इसके अंदर लेजन है। सर्वाइकल रीजन के अंदर हमें दांत के ऊपर रेडियोलुसेंसी मिल रही है क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा एक लेजन नजर आ रहा है।
जब हमें दांत का एक्सरे करवाया, हमने टूथ का अपना पीए करवाया, पेरियोपाइकल एक्सरे, तो हमने देखा कि हमें एक सर्वाइकल लेजन मिला है और the tooth is infected. So then we checked the tooth is non-vital upon the vitality test. ठीक है, हमने डायग्नोसिस उसकी हमने एक नॉन वाइटल था एंड डिपेंडिंग ऑन द अदर फैक्टर्स आल्सो एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाई कि उसको आईसीआर है। फिर हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट की, हमने उसका स्केलिंग की पेशेंट की। उसके बाद लेजन वाज एक्साइज्ड आफ्टर 1 week, so excised 1 week later, ठीक है, under local anesthesia using a flap procedure, and then appropriate route of entry into the cervical resorption area was created. Granulation tissue in the resorption area was removed, and it was determined that the lesion extended to the pulp. अब मुझे बताओ कि ये जो हमारी नेक्स्ट फाइंडिंग्स, हमने सारी एक्सरे करवा ली, हमने डिटेल उसकी मोबिलिटी, वाइटैलिटी और प्लाक इंडेक्स ये सब चेक कर लिया। उसके बाद हमारी ये फाइंडिंग्स आई। इन इस स्लाइड के ऊपर इन फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंगली क्या ऐसी चीजें हैं जो तुम लोगों को इम्पोर्टेंट लग रही हैं इस स्लाइड के ऊपर, जो हमें नजर आनी चाहिए, जो हमें देखनी चाहिए मजीद अपनी चीजों को, यू नो, जैसे अभी हमने एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाई है, इसको और एरो डाउन करने के लिए कि पेशेंट को एक्चुअल में हुआ क्या है और इस स्लाइड पे इम्पोर्टेंट है। नॉन वाइटल टूथ, वेरी गुड। और उसके अलावा बिल्कुल सही, आईसीआर हुआ है पेशेंट को, आईसीआर का इशू है, दैट इज इनवेसिव सर्विकल रिजॉर्प्शन। लेजन हमें एक्सटेंड कर गया है टू द पल्प। वेरी गुड। 5-6 लोगों के ही मुझे जवाब आ रहे हैं, बाकी आई एम 44 participants and no one is responding except few girls. लड़के सारे सो गए क्या? ठीक है, अब देखो हमने इसमें क्या नोटिस किया, टूथ इज नॉन वाइटल अपॉन द वाइटैलिटी टेस्ट। हमने दांत वाइटैलिटी टेस्ट करवाया और उससे फिर हमें पता चला कि इट इज नॉन वाइटल। पेशेंट की हमने एक डायग्नोसिस की, उसका आईसीआर है। उसके अलावा हमने ये देखा कि वो नॉन वाइटल क्यों हुआ दांत, बिकॉज पल्प ऑल्सो इन्फेक्टेड। जो लेजन था हमारा सर्वाइकल लेजन, वो एक्सटेंड कर गया हमारे पल्प तक, दैट मेड द टूथ नॉन वाइटल। ठीक है, अब देखो जो पल्प टेस्टिंग टेक्निक्स होती हैं, जो वाइटैलिटी और नॉन वाइटल है, नॉन वाइटल है, उसे कैसे चेक करते हैं, ये ऑपरेटिव में आई आई नो तुम लोगों ने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, लेकिन फाइनल ईयर में तो बहुत डिटेल में पढ़ते हैं इसके ऊपर। सो उसकी डेप्थ में मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन जो बेसिक चीजें होती हैं कि दांत की वाइटैलिटी हम कैसे चेक करते हैं, वो सबसे पहले या तो हम उसका थर्मल टेस्ट करते हैं, कोल्ड टेस्ट, हीट टेस्ट, इलेक्ट्रिक पल्प टेस्ट करवाते हैं प्रिपरेशन के थ्रू, बाइट टेस्ट, पेशेंट को एक हमारा बाइट एक चीज होती है उस पर बाइट करवाते हैं, या फिर सिलेक्टिव एनेस्थीसिया देकर चेक करते हैं। ठीक है, लेकिन जो थर्मल टेस्ट होता है मोस्ट कॉमन ओपीडीज में भी यही यूज हो रहा होता है, तो कोल्ड टेस्ट कर रहे होते हैं या हीट टेस्ट कर रहे होते हैं। सही है, इसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी बिकॉज ये ऑपरेटिव का टॉपिक है और तुम लोग या तो पढ़ चुके हो गए, फाइनल ईयर में तो डेफिनेटली डिटेल में पढ़ोगे। चलो, अब आईसीआर क्या है, किसी को पता है आईसीआर क्या है? It is an invasive cervical resorption, and it is a rare clinical condition of the permanent teeth that progress asymptomatically and is defined as a destructive form of external dental resorption. अब पेशेंट ने भी हमें ये बताया था आकर अभी ओपीडी में कि उसको पेन नहीं है। ठीक है, तो it was because it is an asymptomatic disorder. अब ये जो resorption, invasive cervical resorption, जो ICR in short, ये क्या है, ये एक asymptomatic resorption है। इससे पेशेंट को पता नहीं चलेगा कि वो इसकी cervical resorption स्टार्ट हो गई है।
ठीक है। अब देखो, द डिफेक्ट एरिया इन द सर्वाइकल रीजन and defective facial root या crown surface after removal of the granulation tissue. अब जो फर्स्ट पिक्चर थी उसके अंदर जो इन्फ्लेम्ड एरिया था, पूरे जो enlargement थी, ठीक है, दिखाती हूँ, ये रही, पूरा इन्फ्लेम्ड एरिया है, ठीक है, इसको उन्होंने कंप्लीटली रिमूव कर दिया इस टिश्यू को, और उसके बाद हमें क्या क्लियरली विजिबल हुआ, हमारा ये सर्वाइकल लेजन, ठीक है, जो डिफेक्ट है हमारा रूट के ऊपर भी और क्राउन एरिया पे भी थोड़ा सा ये विजिबल हो गया हमें, और ये सारा हमने फ्लैप रेस किया और यहाँ से जो पूरा ग्रैनुलेशन टिश्यू, पूरी इनलार्जमेंट का पोर्शन था वो हमने रिमूव कर दिया। ये हमारी बोन एक्सपोज हुई है थोड़ी सी, और ये रूट की देखो, ये पूरी, ये जो डिफेक्टिव था हमारा टूथ नंबर 4-1, ये पूरी इसकी रूट भी एक्सपोज हुई है, यहाँ से बोन हटी हुई है, ठीक है। फिर हिस्टोपैथोलॉजिकली हमने ये जो लेजन, हमने ग्रैनुलेशन टिश्यू था जो हमारा एनलार्जमेंट पोर्शन था जंजबा का एनलार्ज, उसको हमने हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा, और उसमें हमें क्या नजर आया, देयर वाज रिमार्केबल फाइब्रोसिस एंड हाइलाइनेशन इन द लेजन एरिया एज वेल वैस्कुलर प्रोलिफरेशन, lymphocyte, plasmacyte infiltration below the ulcerated squamous epithelium, ठीक है। हमें क्या क्या चीजें मिली, हमें फाइब्रोसिस मिली, हाइलाइनाइजेशन मिली है उस एरिया में, वैस्कुलर प्रोलिफरेशन मिली है, लिम्फोसाइट्स मिले हैं, इन्फिल्ट्रेशन मिली है, और इन्फिल्ट्रेशन हमें कहाँ मिली है, बिलो द अल्सरेटेड स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामस एपिथेलियम हमारा अल्सरेटेड था, ग्रैनुलेशन टिश्यू जहां बना हुआ था, उसके नीचे वाले एरिया के अंदर हमें इन्फिल्ट्रेशन भी मिली है। ये हिस्टोपैथोलॉजिकल स्लाइड थी उस पेशेंट की, ठीक है। के अंदर हमें क्या मिल रहा था, प्रोलिफरेशन, प्लाज्मासाइट की इन्फिल्ट्रेशन, फाइब्रोसिस, हाइलाइनाइजेशन, ठीक है। अब ड्यूरिंग द फ्लैप ऑपरेशन द रूट कैनाल वाज फिल्ड विद गट अपर्चर। अब क्योंकि वो दांत नॉन वाइटल था और पल्प इन्वॉल्व था, तो हमने उस पेशेंट की रूट कैनाल, पहले फ्लैप रिमूव उठाया उसका, पेशेंट के जंजाइवा का जो टिश्यू था वो रिमूव किया, उसके बाद उसकी हमने रूट कैनाल की। रूट कैनाल को हम जो फिलिंग मटेरियल होता है रूट कैनाल को, दैट इज नोन एज अपर्चर, कॉमनली यूज्ड आल्सो इन आवर ओपीडी, ठीक है। उसके बाद जो cervical lesion of the tooth that was restored by composite. Composite is also a tooth colored filling material commonly used. और उसका जो हमारा cervical lesion था उसको हमने उससे कवर कर दिया। The flap was closed and sutured following the endodontic and restorative treatment. उसके बाद जब जो फ्लैप हमने रेस किया था, जो नीचे था, उसको हमने वापस से रिपोजिशन किया अपनी जगह पर, उसको सुचर किया, और कब सूचर किया हम उसको, जब हमने उसका एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट, मतलब हमने उसकी रूट कैनाल कर दी, एंड रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट जैसे कि हमने उसकी फिलिंग कॉम्पोजिट मटेरियल से कर दी, उसके बाद हमने उसका फ्लैप सूचर से क्लोज कर दिया, ठीक है। अब ये देखो, अब ये, हाँ, हाइलाइनेशन मतलब है restoration of the defect area in the cervical region with composite resin. अब यहाँ पर देखो, पूरा हमारा यहाँ पर डिफेक्ट था, ये पूरा हमारा डिफेक्ट था ICR का, ये पूरा जो है वो फिल हो गया कॉम्पोजिट से, रूट कैनाल कर दी हमने, ग्रैनुलेशन टिश्यू रिमूव कर दिया, ये जो फ्लैप हमने रेस किया, ये इंस्ट्रूमेंट ने फ्लैप को पकड़ा हुआ है ताकि ये अपनी जगह पे वापस ना आ जाए, एज इट्स अ सॉफ्ट टिश्यू, ठीक है। ये पिक्चर के लिए, इसके बाद हम इस फ्लैप को वापस से जो इसकी ओरिजिनल होती है उसके ऊपर हम इसको सूचर करेंगे, सही है। सो नाउ देन हमने उसका प्रिस्क्रिप्शन लिखना है प्रॉपर, जो ट्रीटमेंट तो हो गया है, अब उसको कंट्रोल में लाना है। सो द पेशेंट रिसीव्ड एंटीबायोटिक्स, ठीक है। आफ्टर बीइंग कंट्रोल्ड इन द फर्स्ट वीक, द पेशेंट वाज फॉलोड अप एट 6 months and first, second and third years after the treatment. सबसे पहला फॉलोअप उसका 6 months के ऊपर, उसके बाद after 1 year, then after 2 years, then after 3 years.
सो दिस पेशेंट ऑन फॉलो अप फॉर गुड 3 years, ठीक है। अब जैसे ओपीडी में आते हो और पूछते हो कि रूट के वो फिलिंग, सॉरी फिलिंग हो गई है, अब इसके फॉलो अप में हमें क्या लिखना चाहिए। पेशेंट को फॉलो अप पे लाजमी बुलाते हैं एज अगर उसकी कोई नॉर्मल कंडीशन है, हेल्दी एडल्ट है, ज्यादा कैलकुलस नहीं, कोई और डिजीज नहीं थी उसको, तो हम उसको नॉर्मल 6 to 8 months या 1 year का फॉलो अप देते हैं। और वैसे भी आइडियली भी ये कहा जाए कि यू शुड विजिट अ डेंटिस्ट आफ्टर अ ईयर, ठीक है। लेकिन अगर कोई पेशेंट डिजीज्ड है, उसको कोई इशू है और हमने उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट की है, उसको प्रिस्क्रिप्शन दिया है, अगर किसी को फॉर एग्जांपल ब्लीडिंग गम्स का भी इशू है और हम उसको 15 days का प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, तो हम उसको 1 month बाद लाजमी बुलाएंगे कि आपने 15 days हमारी ये मेडिसिन जो हमने प्रिस्क्राइब की थी आपने यूज की। फॉर एग्जाम्पल पेरिडोंटिक्स हम ब्लीडिंग गम्स में बहुत कॉमनली देते हैं, और इन्फ्लेम जिंजवा के लिए हम देते हैं निफ्लैम माउथ वॉश। हमने 15 डेज के लिए उनको यूज करवाते हैं पेशेंट्स को, और उसके बाद हम कहते हैं 15 डेज स्टॉप करके अपना नॉर्मल जो भी आपके घर में टूथपेस्ट आता है, कोलगेट, पेप्सोडेंट, व्हाटएवर, वो यूज करें। एंड देन यू हैव टू सेल्फ असेस कि उन 15 डेज के अंदर क्या आपको ब्लीडिंग गम्स की, व्हाटएवर रीजन, सेंसिटिविटी की, बैड ओडोर की, जो भी इशू से वो आया, डिपेंडिंग ऑन द इशू हम प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। तो वो इशू रिजॉल्व हो गया है तो गुड, अगर तो रिजॉल्व नहीं हुआ है देन ही शी हैज टू कम एंड विजिट दी ओपीडी, ताकि हम उसकी देखें कि उसको मेडिसिन क्यों नहीं सूट की है, या वो प्रिस्क्रिप्शन हमारा क्यों नहीं काम किया उसके ऊपर। हो सकता है उसको कोई और अंडरलाइन डिजीज हो सकता है उसको कोई हाइपरटेंशन इशू हो और उसको वो मेडिसिन सूट ना करी हो, बिकॉज बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स नहीं, हम नहीं दे सकते उनको, कि वो उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो पाता और वो शूट अप कर जाता है, ठीक है। सो वी हैव टू कॉल पेशेंट्स ऑन फॉलो अप इफ वी आर गिविंग देम अ प्रिस्क्रिप्शन। इसको हमने 3-4 दफा फॉलो अप पे बुलाया। ऑन द फर्स्ट मंथ कंट्रोल विजिट शी हैड नो रिलैप्स एंड हर इंट्रा ओरल फोटोग्राफ्स एंड रेडियोग्राफ्स वर, ठीक है। उसको जब हमने फर्स्ट 6 मंथ के ऊपर बुलाया, उसका कोई रिलैप्स नहीं था, शी वॉज परफेक्टली फाइन, और उसका जो मैंने ट्रीटमेंट किया था उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आए थे, उस गम्स रिसीव नहीं किए थे, और उसको कोई एक्सरेज में भी कोई नहीं था, ठीक है। अब ये देखो, ये 6 मंथ के बाद जो हमने उसका ट्रीटमेंट किया था, हमने उसकी रूट कैनाल की थी, हमने उसका फिलिंग मटेरियल से उसका जो डिफेक्ट था वो कवर अप किया था, और उसका जो जिंजाइवल इनलार्जमेंट हुई हुई थी हमने उसकी ट्रीटमेंट की थी बाय कटिंग द एक्स्ट्रा जिंजिवा, जिसको हम कहते हैं जिंजिवेक्टमी, ठीक है। हमने वो की थी हटा के, और उसके बाद हमने वापस सूट किया था। दिस इज द एक्सरे, इसके अंदर तुम लोग देख सकते हो कि ये कंप्लीटली रूट कैनाल इसकी फील्ड है, ठीक है। यहाँ पीछे की साइड पे जो ये वाला है ये इसका फिलिंग मटेरियल है, सर्वाइकल लेजन के ऊपर था, और उसको कोई भी रेडियोलुसेंसी अब इस दांत पर नहीं है। जो ये स्लाइट रेडियोलुसेंसी तुम लोगों को यहाँ नीचे अगर पेरियोपाइकली आ रही है, जो भी रूट कैनाल पेशेंट होता है उसमें इन्फेक्शन होती है, तो जो पेरियोपाइकल लेजन या इन्फेक्शन नीचे जगह बना लेती है, सो अब वो मैजिकली बोन वापस से तो नहीं बन जाएगी ना, इट टेक्स टाइम। तो हल्की रेडियोलेंसी हमें आफ्टर ईयर तक नजर आती है पेरियोपाइकली in an endodontically treated patients, that is normal. On the control visit performed in the first, second, and third years after the endodontic and restorative treatment, no relapse was observed in the patient or in her intraoral orographs and periopical radiographs. ना 6 मंथ में, ना फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर, जितने भी हमने फॉलोअप्स पे पेशेंट बुलाया था उसके अंदर उसके कोई रिलैप्स नहीं था, उसको कोई पेन नहीं था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई उसको। ये इंट्राओरल क्लिनिकल व्यू 3 years आफ्टर द ट्रीटमेंट वाज डन। उसका जंजवा देखो अच्छे तरीके से फुली अडेप्ट कर चुका है, हील हो गया है, उसको कोई और नहीं हुआ, कोई इन्फेक्शन नहीं है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है ना। उसका लेजन जो यहाँ पर आईसीआर का लेजन था वो वापस से रिकर हुआ है, ठीक है। और ये उसका रेडियोग्राफ भी कंप्लीटली नॉर्मल है, पेरियोपाइकल इन्फेक्शन भी सारी यहाँ से रेडियोलुसेंसी थी वो सब खत्म हो गई है, ठीक है। दैट्स इट। अब मुझे बताओ, ये जो लेजन उसको हुआ इसको हम किस में कैटेगराइज करेंगे, क्योंकि इसको तो एंडोडोंटिकली भी हमने ट्रीट किया है और इसका हमने जिंजिवल ट्रीटमेंट भी किया है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, पता है किसी को?
पेशेंट को दो इश्यूज थे ना, उसको जिंजाइवल हाइपरप्लेसिया तो था, बिल्कुल जिंजाइवल हाइपरप्लेसिया विच इज जिंजाइवल एनलार्जमेंट, वो तो था उसको, लेकिन उसके अलावा उसको जो एंडोडोंटिक इशू था, इन दोनों को हम कंबाइंड क्या कहते हैं, कि उसको एंडो प्रॉब्लम भी है, उसको पेरियो प्रॉब्लम भी है। उसको हम कहते हैं एंडोपेरियोलिजन, ठीक है, कि उसको एंडोडोंटिकली भी एक इशू था। ये एक तुम लोगों का चैप्टर है एंडोपेरियोलिजन्स का, मुझे याद नहीं आ रहा कि पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, बट उसके अंदर डिटेल में है। चलो अब हम एक और चीज करेंगे, एक सेकेंड रुको। डाउनलोड हुआ है जी। इसको बंद कर दो। डिस्कार्ड कर दो, डिस्कार्ड कर दो। वर्ड ये रहा जी। नहीं ये ठीक है। ओके थर्ड ईयर तुम लोग की स्क्रीन चेंज किया है, ट्यूटोरियल जिंजाइवल एनलार्जमेंट का रिमूव करके अब बीसीक्यूज हम लोग सॉल्व करेंगे। ये तुम लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? ठीक है गुड। अब चलो, अब मुझे एक एक करके इसके आंसर देना शुरू कर दो। True leukemic gingival enlargement occurs commonly in मुझे सिर्फ 4-5 बच्चों के ही रिस्पॉन्स आ रहे हैं। बी है कि ए है? बी और ए में से कोई ए। ओके लेट्स सी के क्या आंसर है। इट्स ए, अक्यूट कहां गया तेरा, अक्यूट ल्यूकीमिया, ठीक है। True gingival enlargement is commonly in acute leukemia. Okay?